हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन की। आज एक्सटेंशन एजुकेशन की हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। आज की जो आपकी प्रैक्टिस सेट है वो है सेट नंबर 15। उम्मीद है कि आपने पिछले जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं उन सभी को आपने देखा होगा, रिवाइज किया होगा चीज़ों को, थ्योरी की क्लासेस को भी रिवाइज किया होगा और जो आपका कल से स्टार्ट होने वाला है होम मैनेजमेंट, तो उसको भी आप रिवाइज कर रहे होंगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, तो आपको रिवीजन करते रहना है। आज आपकी लास्ट क्लास हो जाएगी। कल से हम स्टार्ट कर देंगे होम मैनेजमेंट को। तो आपको पता ही है कि हम किसी भी ब्रांच को पढ़ने से पहले उसके जो भी सिलेबस में उस ब्रांच के जो टॉपिक होते हैं हम उनको एक बार डिस्कस करते हैं। तो कल की जो आपकी इंट्रो क्लास होगी उसको मिस मत करिएगा। आप जब इंट्रो क्लास लेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो कम से कम मैं मिनिमम आपको बता रही हूँ 50 क्वेश्चन कल आपके उसी इंट्रो क्लास से ही आपको समझ में आएँगे। तो इंट्रो क्लास मत मिस करिएगा, साथ ही साथ जितने भी प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं उनको भी मत मिस करिएगा, ठीक? चलिए, तो उम्मीद यही करते हैं कि पेन और नोटबुक आपके पास होगा। जो भी नई चीज़ें लगेंगी आपको, आप उन्हें नोट डाउन करेंगे क्योंकि नई चीज़ें आज आपको मिलने वाली हैं। तो कुछ ऐसे बिंदु, कुछ ऐसे पहलू हमारे रह गए थे, जिनको हमने अपनी थियरी की क्लास में नहीं डिस्कस किया था और ना ही प्रैक्टिस सेट में अभी तक डिस्कस किया था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा के 3 पहलुओं में शामिल नहीं है। प्रसार शिक्षा के 3 पहलू हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रसार शिक्षा के कितने पहलू हैं, तो 3 पहलू हैं। कौन-कौन से? ज्ञान व जानकारी में परिवर्तन करना, कार्य कौशल में परिवर्तन करना, संस्कृति में परिवर्तन करना या फिर मानव वृत्ति व व्यवहार में परिवर्तन करना। तो ये आप डे 1 से पढ़ रहे हैं ना कि प्रसार शिक्षा क्या करता है? लोगों के ज्ञान, उनकी जानकारी में परिवर्तन करता है, कार्य कौशल में परिवर्तन करता है, मनोवृत्ति उनके व्यवहार में परिवर्तन करता है, लेकिन वो कभी भी उनके संस्कृति में परिवर्तन की बात नहीं करता है, ठीक? तो प्रसार शिक्षा के 3 पहलुओं में यही पहलू आपका शामिल नहीं है। क्या? कि जो प्रसार शिक्षा है वो संस्कृति में परिवर्तन करता है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। प्रसार शिक्षा के जनक माने जाते हैं। हम प्रसार शिक्षा का पिता किसे कहते हैं? क्या ओपी दहामा को, जेम्स को, जेपी लिंगन को या फिर ग्रासहोम कैंडल को? तो वैसे तो नाम आप बार-बार ओपी दहामा का सुनते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रसार शिक्षा के जनक या फिर फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, तो नाम आपका आता है जेपी लिंगन का। नोट डाउन कर लीजिएगा, शायद ये हमने अपनी क्लास में डिस्कस नहीं किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। राधा कृष्ण कमीशन ने कब ग्रामीण विश्वविद्यालय की अनुशंसा की थी? क्या 1940 में की थी, 1942 में की थी, 1945 में की थी या फिर 48 में की थी? तो जो राधा कृष्ण कमीशन ने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा की थी वो 1948 में की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है, बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज साबौर में प्रसार शिक्षा के स्नातकोत्तर स्तर तक की पढ़ाई कब प्रारंभ हुई? आपको पता है ना कि ये जो हमारा प्रसार शिक्षा है या जो हमारा गृह विज्ञान है, ये एक दिन में नहीं आ गया था। धीरे-धीरे इसका विकास हो रहा था। जब आपने प्रसार शिक्षा की हिस्ट्री देखी थी, तो उन उसमें इन सारी चीज़ों को आपने पढ़ा था। तो बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज साबौर में प्रसार शिक्षा के स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई कब प्रारंभ हुई? क्या 1930 से 35, 40 से 45, 50 से 51 या फिर 55 से 56? तो ध्यान रखिएगा, जो पढ़ाई स्टार्ट हुई थी स्नातकोत्तर स्तर पर वो 55 यानी कि 1955 से 56 के मध्य हुई थी, ठीक?
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है, एक परिभाषा है। किसकी है? प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा है। और आप ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रसार शिक्षा क्या है? ग्रामीण लोगों की शिक्षा है जो उन्हें नियमित संस्थाओं, विद्यालयों तथा कक्षाओं की सीमाओं से बाहर सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए दी जाती है। ये जो परिभाषा कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? क्या ये ओपी दहामा का कथन है? क्या ये एसवी सूबे का है? या फिर जेपी लिंगन का है? या इनमें से कोई नहीं? तो अगर आपने प्रसार शिक्षा की थ्योरी की क्लास ली होगी तो आपको ये परिभाषा डेफिनेटली मिला होगा कि जो आपके एसवी सूबे हैं, एसवी सूबे, इन्होंने कहा कि जो प्रसार शिक्षा क्या है? तो ये ग्रामीण लोगों की शिक्षा है, जो लोगों को संस्थाओं से बाहर, विद्यालयों से बाहर शिक्षा दी जाती है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए। और ये अपना वहाँ से क्या कर सकते हैं? उत्थान कर सकते हैं, रोज़गार अपना कर सकते हैं। इसीलिए तो हम प्रसार शिक्षा पढ़ते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एसवी सूपे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। अभिप्रेरणा के 3 तत्व कौन-कौन से हैं? आवश्यकता है, अंतर्नोद है और प्रोत्साहन है। पूछा जा चुका है कि अभिप्रेरणा के कितने तत्व हैं? 3 तत्व हैं। कौन-कौन से हैं? आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन है। इसके बारे में बताया किसने? मतलब अभिप्रेरणा के 3 तत्व हैं, ये बताया किसने है? क्या दहामा ने बताया है? जेपी लिंगन ने बताया है? एटकिंस व हिलगार्ड ने बताया है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभिप्रेरणा के 3 तत्व बताने वाले एटकिंस और हिलगार्ड हैं। इन्होंने ही बताया कि अभिप्रेरणा के 3 तत्व हैं, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन। ये आपसे पूछा जा चुका है कि कौन-कौन है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है, पोस्टर में एबीसी का तात्पर्य है। पोस्टर आप जानते हैं, पोस्टर में कुछ विशेषताएँ होती हैं पोस्टर की। सबसे पहले तो ये आपका गैर प्रक्षेपित दृश्य शिक्षण सामग्री है। दूसरा, ये जो आपका पोस्टर होना चाहिए, इसमें खाली स्थान होना चाहिए। पोस्टर में 5 शब्दों से ज़्यादा का शीर्षक नहीं होना चाहिए। 3 से 4 रंगों का ही उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक ही विचार होना चाहिए। 3 रंगों या 4 रंगों की बात करते हैं तो हमें प्राथमिक रंग का इसमें प्रयोग करना चाहिए, चटकील रंगों का प्रयोग होना चाहिए इसमें, शब्द बड़े-बड़े लिखे होने चाहिए और ये जो पोस्टर है, पोस्टर आपका बड़ा होना चाहिए जिससे जो इसमें शब्द लिखे गए हैं लोग उसे पढ़ सकें। तो हमारे पोस्टर की कई विशेषताएँ हैं। इसी में हम पढ़ते हैं एबीसी। तो पोस्टर में जो एबीसी का मतलब है क्या है? एक प्रकार से ये जो एबीसी दिया गया है, ये विशेषता है किसकी? पोस्टर की है। पोस्ट यहाँ भले ही दिया गया है, पोस्टर ये आपका है, ठीक? क्या है आपका? पोस्टर है ये आपका। तो जब हम बात करते हैं पोस्टर में एबीसी की, तो क्या ये अटेंशन, ब्रीफ, क्लियर होता है? अट्रैक्टिव, ब्रॉड, क्लीन होता है? या फिर आपका अट्रैक्टिव, ब्रीफ और क्लियर होता है या इनमें से कोई नहीं? तो जब हम बात करते हैं पोस्टर की एबीसी की, तो इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। यानी कि जो हमारा पोस्टर होना चाहिए वो आकर्षक होना चाहिए, लोगों को आकर्षित करे। ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त में बातें कही होनी चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि हम दो हमारे दो, परिवार नियोजन में बताया जाता है ना, हम दो हमारे दो, या पेड़ लगाओ धरा बचाओ। तो छोटे-छोटे शब्द हैं, छोटे-छोटे वाक्य हैं और ये क्या है, हमें ये संक्षिप्त में दिए गए हैं। क्लियर, जो आपने लिखा हो वो क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारे पोस्टर की विशेषता होती है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। तमाशा कहाँ का लोक रंगमंच है? आपने पढ़ा है ना कि नाटक हो गया, लोकगीत हो गए, लोक नृत्य हो गए, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आपके गाँव वालों के लिए अच्छी होती हैं। उनको एक दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री में हम इनका उपयोग करते हैं। तो ये जो तमाशा है ये कहाँ का है? बिहार का है, पंजाब का है, महाराष्ट्र का है या फिर गुजरात का है?
तो जो तमाशा है, तमाशा का संबंध आपका कहाँ से है? तमाशा का संबंध आपका महाराष्ट्र से हो जाता है। अगर हम बात करें बिहार की, कोई एक बिहार की ले लीजिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है मधुबनी, बहुत ही फेमस पेंटिंग है वहाँ की। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? तो बिहार की है। पंजाब काफ़ी नामों से जाना जाता है, जैसे आपसे अगर हम लोक रंगमंच के बारे में बात करें, आपको पता है कि पंजाब की फुलकारी, या फिर हम बात करें गिद्दा, हम बात करें भांगड़ा, तो ये सब कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। गुजरात में सबसे फेमस आपका आ जाता है डांडिया का। डांडिया के साथ-साथ हम बात करते हैं गुजरात के पटोला की, ठीक? तो अगर आपसे पूछा जाए कि पटोला का संबंध कहाँ है? गुजरात से। पंजाब में ये आपका फुलकारी का संबंध कहाँ से? तो पंजाब में। आपको पता है कि फुलकारी के कई प्रकार आपने पढ़े थे, जैसे चोप पढ़ा था, सूभर पढ़ा था, तिलपात्रा पढ़ा था, थिरमा पढ़ा था और सालू पढ़ा था, नीलक पढ़ा था। ये सारी चीज़ें आपने पंजाब में ही पढ़ा था, ठीक? चलिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यक्षगान तथा दशावतार का संबंध है कहाँ से? बिहार से है, पश्चिम बंगाल से है, कर्नाटक से है या फिर तमिलनाडु से है? तो ये जो आपका यक्षगान है, ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है, मिलान करने के लिए भी कई बार। आप अपना नेट का पेपर उठाकर देखेंगे तो ये मिलान करने के लिए ना जाने कितनी बार आपसे पूछा है। तो जो यक्षगान है, यक्षगान और दशावतार का संबंध कर्नाटक से होता है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। पौड़ा और लावनी कहाँ के लोकगीत और नृत्य हैं? क्या ये बंगाल के हैं, गुजरात के हैं, पंजाब के हैं या फिर महाराष्ट्र के हैं? तो आपको अगर पौड़ा नहीं आ रहा है तो लावनी ज़रूर आपको याद आ रहा होगा। ये जो लावनी है ये आपके महाराष्ट्र से संबंधित है। तो साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे, पौड़ा और लावनी इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध महाराष्ट्र से है, ठीक? अगर हम वस्त्रों में बात करते हैं, तो आपको पता है कि महाराष्ट्र की 9 मीटर की साड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है। पंजाब की फुलकारी आपने देखा, गुजरात का पटोला आपने देखा। बंगाल का कांथा, कांथे में भी आपके कई प्रकार के आते हैं, और कांथा, लेप कांथा, सुजनी, दुर्जनी, आरसी लता, ये इन सब का संबंध कहाँ से होता है? ये बंगाल से ही होता है, ठीक? साथ ही साथ ये जो नाम है आपको इनको सुनते चलिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। बिहू का संबंध है, कहाँ से है? गुजरात से है, राजस्थान से है, बिहार से है या फिर असम से है? तो ये तो हम बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि बिहू का संबंध कहाँ से है? असम से होता है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। भारतीय समाज सेवा की स्थापना कब हुई? 1910 में हुई, 1915 में हुई, 1905 में हुई या फिर 1920 में हुई? तो जो आपके भारतीय समाज सेवा की स्थापना हुई थी वो 5 में हुई थी, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। भारतीय समाज सेवक की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारतीय समाज सेवक, इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? अच्छा, ये जो आपके श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इनका संबंध किससे है? शांति निकेतन से। शांति निकेतन को ही हम श्री निकेतन के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि इन्हीं की रचना है कौन? गीतांजलि। आप हमें बताएँगे कि इनको कौन-सा पहला पुरस्कार मिला था? हम बढ़ते हैं, नहीं, अभी इसका हमने आंसर ही नहीं दिया। तो जो भारतीय समाज सेवक की स्थापना हुई थी, वो हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इन्होंने ही किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। भारतीय समाज सेवक का मुख्यालय कहाँ है? जिसकी स्थापना गोविंद गोखले के द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या ये लखनऊ में है, दिल्ली में है, पूना में है या फिर कोलकाता में है? तो वैसे अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आपने दिल्ली लगाया होगा, बट नहीं।
आपको पता है कि जो भारतीय समाज सेवक है, इसकी स्थापना तो अभी-अभी आपने देखा गोखले जी के द्वारा की गई थी। लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर है, वो आपका पुणे में है। कहाँ पर है? पुणे में है। कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर। ग्रो मोर फूड कैंपेन कब चलाया गया था? क्या ये 60 में चलाया गया 1952 में चलाया गया, 1942 में चलाया गया या फिर 1968 में चलाया गया? तो ये जो ग्रो मोर फूड कैंपेन है, ये आपका 1942 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1942 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर। नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापिका हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापिका कौन है? अरुणा रॉय हैं, इलाबेन भट्ट हैं, मेधा पाटकर हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी आपने हाल फिलहाल में इनका नाम सुना था, कौन? इलाबेन भट्ट का। जरा आप बताएंगे कि इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इनका किसकी स्थापना में योगदान था? हम बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर ये नहीं है। हम बात कर लेते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापिका। तो वो आपकी हैं मेधा पाटकर जी। कौन है? मेधा पाटकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार विजेता हैं कौन है? क्या अरुणा रॉय हैं, मेधा पाटकर हैं, मलाला यूसुफजई हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो आपकी मलाला यूसुफजई हैं, जो कि बच्चों के लिए कार्य करती हैं। बाकी आप अगर नाम सुनेंगे मेधा पाटकर, इलाबेन भट्ट, तो ये सब एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मलाला यूसुफजई, साथ ही साथ एक नाम आप अभी आगे देखेंगे कैलाश सत्यार्थी का। तो इन्होंने भी बच्चों के मतलब ये लोग बच्चों के लिए कार्य करते हैं और इन दोनों को भी आगे अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा, इन दोनों को ही ये नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर। बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना किसने की? इलाबेन भट्ट, अरुणा रॉय, मेधा पाटकर या फिर कैलाश सत्यार्थी? तो अभी-अभी हमने बताया कि इन लोगों का नाम जो है वो चाहे इलाबेन भट्ट हों, मेधा पाटकर हों, अरुणा रॉय हों, इन सब का नाम सामाजिक कार्यकर्ता में आता है और ये लोग महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। जब नाम आपने सुना था इला भट्ट का, तो आपने जब सेवा पढ़ा था तो आपने इनका नाम सुना था। ये लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चों के लिए कार्य करने में, तो एक नाम आपने सुना था मलाला यूसुफजई का। दूसरा नाम है कैलाश सत्यार्थी। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से किसने नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अभी-अभी हमने आपको बताया कि मलाला यूसुफजई के साथ में एक लोग को और जो है संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो कौन है? क्या वो इलाबेन भट्ट हैं, वंदना शिवा हैं, अरुणा रॉय हैं या फिर कैलाश सत्यार्थी हैं? तो नाम आप ध्यान रखिएगा कैलाश सत्यार्थी। इनको और मलाला यूसुफजई को 2014 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 पर। मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 95 में, 1960 में, 80 में या फिर 2014 में? तो अभी-अभी हमने डिस्कस किया था कि मलाला यूसुफजई और जो कैलाश सत्यार्थी हैं, इन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था। ठीक? बच्चों के लिए ये दोनों कार्य करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। संदेश के 3 घटक में शामिल नहीं है। संदेश के 3 घटक कौन-कौन से हैं? कोड है, कंटेंट है, ट्रीटमेंट है या फिर कंपनी है? जब हम बात करते हैं संदेश के 3 घटकों की, तो उसमें आपका कोड आता है,
कंटेंट आता है, ट्रीटमेंट आता है, लेकिन आपका कंपनी नहीं आता है, ठीक? और आपको याद होगा अभी हाल-फिलहाल में हमने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन के 7 सी, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 सी कौन-कौन से हैं? तो एक बार आप उनको ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पर जब हमने संदेश की बात की है, तो आपको पता है कि स्पीड, SPEED, ज़रा आप बताएँगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है? ये एक प्रकार से आपके संदेश की विशेषता होती है। आपको बताना है कि इसमें एस का क्या मतलब है, पी का क्या मतलब है, ई यानी कि डबल ई का क्या मतलब है और डी का क्या मतलब है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या कह रहा है ये आपसे? औपचारिक संचार के लाभ होते हैं। जब हम औपचारिक संचार करते हैं तो इसके क्या लाभ होते हैं? विश्वसनीयता अधिक होती है, सूचना का प्रवाह सामान्य प्रवाह होता है, निर्विघ्नम निर्विघ्नम नहीं निर्विघ्न संचार होता है, उपरोक्त सभी। तो जब हम बात करते हैं एक औपचारिक संचार की, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब हम औपचारिक संचार करते हैं, तो ये आपका विश्वसनीयता इस पर अधिक होती है। सूचना का सामान्य प्रवाह होता है, निर्विघ्न हमारा संचार होता है, यानी कि ये सारी बातें आपकी सही हैं। जब हम औपचारिक संचार करेंगे तो ये सारे लाभ हमें होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं, कौन है? मलाला यूसुफ़ज़ई हैं, कैलाश सत्यार्थी हैं, मेधा पाटकर हैं और ये मलाला यूसुफ़ज़ई और कैलाश सत्यार्थी दोनों हैं। तो अभी आपने देखा ना कि बाल अधिकार कार्यकर्ता यानी कि बालकों के बच्चों के, बालकों का मतलब बॉयज़ से नहीं है, यहाँ पर बच्चों के अधिकारों के लिए कौन कार्य करता है? तो ये जो आपकी मलाला यूसुफ़ज़ई हैं और जो कैलाश सत्यार्थी हैं, ये दोनों ही बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं। नाम थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे और इन्हीं को नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 2014 में संयुक्त रूप से मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से सामाजिक कार्यकर्ता हैं कौन? इलाबेन भट्ट हैं, मेधा पाटकर हैं, अरुणा रॉय हैं या फिर सभी? तो अभी हमने आपको बताया था कि ये सभी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना कब हुई? अभी आपने देखा था कि बचपन बचाओ आंदोलन कौन चालू किया था? तो कैलाश सत्यार्थी ने किया था। कब किया था? 1980, सॉरी यही तो क्वेश्चन है आपका कि जो बचपन बचाओ आंदोलन है उसकी स्थापना कब हुई थी? 80 में, 1990 में, 95 में या फिर 62 में? तो हमने तो आपको बता ही दिया कि 1980 में हुआ था। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मज़दूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना की किसने की थी? क्या वंदना शिवा ने की थी? अरुणा रॉय ने की थी? मेधा पाटकर ने की थी? या फिर मलाला यूसुफ़ज़ई ने की थी? तो जब हम बात करते हैं मज़दूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना तो ये किया गया था अरुणा रॉय के द्वारा। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। रेखीय मॉडल किसका है? रेखीय मॉडल, लीनियर मॉडल किसका है? लॉसवेल का है, अरस्तू का है, शैनन वीवर का है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम बात करते हैं रेखीय मॉडल की, तो ये किसका है? तो रेखीय मॉडल जो है आपका वो अरस्तू का है। इनका हम एसएससी मॉडल इन्हीं का है। हम बात करते हैं कि जो अरस्तू हैं इन्होंने 3 अपील की थी। क्या की थी? जिसे आप क्या कहते हैं? ईथोस, लेगोस और पैथोस। इन्होंने 3 अपील की थी। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं अरस्तू के मॉडल की, तो इन्होंने सार्वजनिक भाषण की बात की थी। पूछा जाता है आपसे कि अरस्तू ने सार्वजनिक भाषण की मतलब अरस्तू ने किस प्रकार के भाषण की बात की थी? तो इन्होंने सार्वजनिक भाषण की बात की थी। जब हम बात करते हैं लॉसवेल की, तो 5 का या 5W मॉडल किसका है? इन्हीं का है। क्या आप हमें बताएँगे कि शैनन वीवर का मॉडल क्या है? संचार में आप बात करते हैं शैनन वीवर का।
इन्होंने भी एक मॉडल दिया था, ज़रा इनके मॉडल का नाम बताइएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इसका लेकिन राइट आंसर आपका अरस्तू था। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ये जो लॉसवेल ने 5 का मॉडल दिया या फिर 5W मॉडल दिया था, वो कब दिया था? 1950 में दिया था, 1948 में दिया था, 1952 में दिया था या फिर 1955 में दिया था? तो लॉसवेल ने जो 5 का या 5W मॉडल दिया था, वो 1948 में दिया था। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आई थिंक आज आपने काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखी हैं, चीज़ों को आप नोट डाउन ज़रूर कर रहे होंगे, ठीक है ना? चलिए, आपको बताना है कि संचार के मनोवैज्ञानिक समस्याओं में शामिल नहीं है पूर्वाग्रह, माध्यम की क्षमता, पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज फियर। तो अगर हम बात कर रहे हैं, वैसे तो ये हमारे सभी संचार की समस्याओं में शामिल हैं। लेकिन नाम आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक टर्म आपको दिया गया है जिसे कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक। तो जो मनोवैज्ञानिक संचार में समस्या में शामिल नहीं है, वो आपका हो जाता है माध्यम की क्षमता। ये एक प्रकार से आपका भौतिक समस्या हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पूर्वाग्रह, पब्लिक स्पीकिंग या स्टेज फ़ियर, तो ये आपका क्या होता है, ये मनोवैज्ञानिक समस्या होती है। अच्छा, स्टेज फ़ियर आपने देखा होगा ना, जैसे वैसे तो कई लोग पहले बोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पे जाते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाती है। मतलब उनको स्टेज फ़ियर, स्टेज से डर लगता है। वो स्टेज पर नहीं बोल पाते हैं, उनको पब्लिक स्पीक करने से डर लगता है, ठीक? तो ये पूर्वाग्रह, पब्लिक स्पीक, स्टेज फ़ियर, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक समस्याओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य कब बना? 10 जनवरी 1945 को, 10 जनवरी 1948 को, 12 जनवरी 1948 को या फिर 12 जनवरी 1950 को। तो जब हम बात करते हैं कि भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य कब बना था, ये आपको बताना है कि जो भारत है, भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य कब बना था, किस सन में बना था, ठीक? तो जब हम बात करते हैं भारत जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य कब बना, तो वो 48 में बना था। कब? 12 जनवरी। और जो आपका डब्ल्यूएचओ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल को हुई थी। 7 अप्रैल को इसी की याद में हम क्या मनाते हैं? इसी की याद में हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। कब? 7 अप्रैल को, जो कि अभी आपका परसों आने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पर। प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति किसके द्वारा बनाई गई? डब्ल्यूटीओ के द्वारा, निन के द्वारा, सीएफटीआरआई के द्वारा या फिर डब्ल्यूएचओ के द्वारा? तो जब हम बात करते हैं प्रोटीन कैलोरी सलाहकार की, तो ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा बनाई गई एक समिति थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का कब बनाया था? 1948 में बनाया था, 1950 में बनाया था, 1952 में बनाया था या फिर 1950 में बनाया था, 55 में बनाया था। तो ये जो प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति बनाई गई थी, किसके द्वारा? डब्ल्यूएचओ के द्वारा। कब बनाई गई थी? तो 55 में बनाया गया था और 60 में इसका पुनर्गठन किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल की शुरुआत कब की गई? 1970 में, 1972 में, 1980 में या फिर 1988 में? तो वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल की शुरुआत 1988 में की गई थी। किसके द्वारा? डब्ल्यूएचओ के द्वारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अपना भारत, भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ था? 1990 में, 1995 में, 2010 में या फिर 2014 में?
तो जो भारत पोलियो मुक्त घोषित हुआ था, वो हुआ था 2014 में। अच्छा, आज ही के क्लास में आपने 2014 ये डेट, ये समय किस में पढ़ा था? क्या हुआ था? क्या क्या काम किया गया था 2014 में? अभी-अभी आपने इसी क्लास में पढ़ा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। मैकब्राइड रिपोर्ट का संबंध है किससे है? यूनिसेफ से है, डब्ल्यूएचओ से है, डब्ल्यूटीओ से है या फिर यूनेस्को से है? तो अगर हम बात करते हैं मैकब्राइड रिपोर्ट की, तो इसका संबंध आपका यूनेस्को से है। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम बात करते हैं यूनेस्को की और नाम आता है हमारे विश्व धरोहर की रक्षा संरक्षण की, तो उसमें नाम हम लेते हैं यूनेस्को का। और यूनेस्को, ज़रा एक बार इसका फुल फॉर्म बताइएगा? जब हम पूछेंगे यूनिसेफ का काम क्या है, तो बच्चों से संबंधित इसका कार्य होता है, बच्चों की देखभाल या बच्चों से संबंधित ये कार्य करता है। डब्ल्यूएचओ तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है और डब्ल्यूटीओ तो व्यापार से संबंधित है, ठीक? तो ये यूनेस्को जो है, ये आपका मैकब्राइड रिपोर्ट का संबंध किससे है? और मैकब्राइड जो रिपोर्ट है, ये संचार से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। इंडियन एनवायरनमेंट मिथ एंड रियलिटी, ये एक पुस्तक का नाम है। इसकी लेखिका कौन है या किसकी रचना है? क्या वंदना शिवा की पुस्तक है, मलाला यूसुफजई की पुस्तक है, कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है या फिर मेधा पाटकर की पुस्तक है? तो नाम पुस्तक का ध्यान रखेंगे, इंडियन एनवायरनमेंट मिथ एंड रियलिटी। ये पुस्तक जो है वो है आपके मेधा पाटकर की, इसकी रचना इन्होंने ही की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। चिपको आंदोलन से संबंधित है, कौन संबंधित है? क्या इंदिरा गांधी है, अरोड़ा रॉय हैं, सरोजिनी नायडू हैं या फिर वंदना शिवा हैं? तो जब हमने जैसे अरोड़ा रॉय की बात की, हमने इला भट्ट की बात की, तो इन सब का संबंध एक, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, इनका संबंध समाज से था। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, वंदना शिवा की, तो इनका नाम पर्यावरण से जोड़ा जाता है। और जब हम बात करते हैं चिपको आंदोलन की, तो इसका संबंध भी वंदना शिवा से ही है, ठीक? नाम रखेंगे ध्यान, क्या, चिपको आंदोलन। अच्छा, इसी चिपको आंदोलन के तर्ज पर एक एपिको आंदोलन चलाया गया था, क्या आप हमें बताएंगे कि वो कहाँ का था? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पर। फ्लैश कार्ड उपयुक्त है किसके लिए? सामाजिक विज्ञापन के लिए, घटना के प्रचार के लिए, प्रक्रिया या चरणों को समझने के लिए या फिर कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए? तो जब हम बात करते हैं फ्लैश कार्ड की, तो इसका उपयुक्त होता है ये प्रक्रिया और चरणों को समझने के लिए। इसमें 8-10 कार्ड होते हैं, फिगर बना होता है, पीछे उससे संबंधित कुछ बातें लिखी होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पर। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम मानते हैं, बनाते हैं कहाँ? लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, प्रयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने में या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को वो इन सभी चीज़ों में सक्षम बनाते हैं कि जो हमारे प्रसार कार्यकर्ता हैं, वो क्या करते हैं, वो लोगों की आवश्यकताओं को समझें, वो प्रयुक्त जो गतिविधियां हैं उनका नियोजन करें, साथ ही साथ योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करें। तो ये, इसलिए ये जो प्रसार सिद्धांत हैं, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत हैं, ये हमारे प्रसार कार्यकर्ता को इन सारी चीज़ों के लिए सक्षम बनाते हैं। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। क्या कह रहा है ये? कह रहा है आपसे, निम्नलिखित दृश्य श्रव्य सामग्रियों में से कौन देश के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जा सकता है? कठपुतली है, ग्राफ है, पैम्पलेट है या फिर पाठ्य पुस्तक है? इसमें आपका एक ही ऐसा ऑप्शन है ही जो कि आपके दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आएगा। दृश्य श्रव्य में ये जो कठपुतली होती है, कठपुतली का खेल जो हम करते हैं वही आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें कठपुतली पर ही लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41।
वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है क्या है? क्या सामूहिक सभा करना, घर पर भेंट करना या भूमिका अभिनय करना या फिर विधि प्रदर्शन करना? तो वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तन के लिए जो सबसे उपयुक्त होता है उनको आप भूमिका अभिनय के लिए दीजिए। क्या है? भूमिका अभिनय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 42। सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया। डब्ल्यूएचओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा या फिर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा। तो जो सर्वव्यापी प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया था, वो किया गया था आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अर्थात डब्ल्यूएचओ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। मूल्यांकन की आवश्यकता होती है कार्यक्रम के अंत में, कार्यक्रम के प्रारंभ में, कार्यक्रम के दौरान एक बार, कार्यक्रम के प्रत्येक अवस्था पर। तो मूल्यांकन हम करते क्यों हैं? मूल्यांकन हम करते हैं ताकि जो हमने लक्ष्य रखा था, क्या हम वो लक्ष्य प्राप्त कर सके हैं कि नहीं कर सके हैं, जब हम अंत में करते हैं। और एक अच्छा मूल्यांकन वो होता है जब आप चरण दर चरण करते हैं, ठीक? तो मूल्यांकन की आवश्यकता आपको प्रत्येक अवस्था में होती है, कार्यक्रम की हर एक अवस्था में आपको मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 44 पर। निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री है। कठपुतली नाटक, दूरदर्शन, स्लाइड्स या फिर ये सभी। तो अगर आपसे पूछता सिर्फ दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री फिर तो आपकी गड़बड़ हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है प्रक्षेपित श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री। तो इसमें आपका दूरदर्शन आपका ऐसा है जो कि प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 45 पर। प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है। प्रसार शिक्षण के आपने चरण देखे थे, 8 चरण थे। प्रथम चरण अगर पूछा जाए तो ध्यान आकर्षण है। अंतिम जो है संतोष, कार्यवाही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वैसे तो हमारा जो अंतिम होता है वो मूल्यांकन आता है, लेकिन आप देखा होगा यहाँ पर संतोष को भी सही माना जाता है। लेकिन आप जब बात करते हैं गृह प्रबंधन की और उसमें आप क्या पढ़ते हैं आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। और अगर आपसे पूछा है कि अंतिम चरण क्या है और मूल्यांकन नहीं दिया गया है, तब आप लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर हम संतोष को भी अंतिम चरण में रख देते हैं क्योंकि ये आपका सही भी माना गया है। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि हमारा अंतिम चरण क्या होता है, तो हमारा अंतिम चरण होता है मूल्यांकन, ठीक? लेकिन अभी के लिए आप संतोष पर राइट करेंगे क्योंकि ये आपका PYQ ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 46 पर। दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच विचारों, अभिव्यक्तियों और ज्ञान का आदान प्रदान कहलाता है। जनसंचार, समझदारी, साझेदारी या फिर संचार। तो क्या होता है ये आपका संचार होता है। जब 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों, भावनाओं, अभिव्यक्तियों का आदान-प्रदान करते हैं तो ये आपका संचार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? भारत, जापान, जर्मन, यूके। तो नाम ध्यान रखेंगे यूके में किया गया था। ये सारी चीजें आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है। सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया? क्या महारानी लक्ष्मीबाई बालिका उच्च विद्यालय बिहार शरीफ में, या फिर महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में, या फिर राजकीय कन्या उच्च विद्यालय पटना बिहार में, या फिर राजकीय दुर्गा अवती उच्च विद्यालय आगरा उत्तर प्रदेश में? तो जो ये आपका उच्च विद्यालय स्तर पर विज्ञान का जो शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया था, वो आपका महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में किया गया था। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49।
किस किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? क्या डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद सिन्हा हैं? क्या डॉक्टर मनोहर गोस्वामी हैं? डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद हैं या फिर डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर हैं? तो ये नाम आपका बड़ा पुराना है, आपने हिस्ट्री में 2-2 बार पढ़ रखा है, इससे संबंधित प्रश्न भी कर रखे हैं, तो उम्मीद यही है कि गलत नहीं करेंगे। आपको राइट आंसर पता है डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन और एक्सटेंशन एजुकेशन का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्या एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है? किस पर? शिक्षा सिद्धांतों पर, शिक्षा उद्देश्यों पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है वो इन दोनों पर आधारित होता है। ठीक? तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। ज़रा एक बार आप हमें ये बताइएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब ज़रा हम चलते हैं कल के अपने 2 क्वेश्चन पर। कल हमारे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे। एक तो ये आपका था ड्वाकरा। एक्चुअली ये ड्वाकरा का क्रियान्वयन ये जो आपका डोकरा है ये क्रियान्वयन करती है। ये आपका पीवाईक्यू था। बट मैं आपसे पूछना क्या चाह रही थी कि जो आप ये जो डोकरा है ये भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है। आपको पता है कि ये सिर्फ़ राज्य सरकार इस पर कार्य नहीं करती है। हालाँकि यहाँ पर क्रियान्वयन की बात की गई है, तो इसका क्रियान्वयन राज्य स्तर पर ये राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ड्वाकरा का, तो ड्वाकरा किसी अकेले एक का कार्य नहीं है। ड्वाकरा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, साथ ही साथ एक संस्था का भी नाम हमने आपको बताया था, जब आपने प्रशासनिक ढाँचा पढ़ा था। तो ये जो ड्वाकरा है, ड्वाकरा में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, साथ ही साथ यूनिसेफ ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं, ठीक? लेकिन जब हम बात करते हैं क्रियान्वयन करने की, तो क्रियान्वयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और राज्य में भी राज्य स्तर पर आपका एक आईएएस अधिकारी होता है या आईएएस ऑफिसर होता है, उसके द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। अलग-अलग स्तरों पर इस ड्वाकरा के लिए अलग-अलग लोग होते हैं जैसे आपके ये राज्य स्तर पर कोई और होता है और आपके जिला स्तर पर कोई और होता है, प्रखंड स्तर पर कोई और होता है और ग्राम स्तर पर ये कोई और करता है, ठीक? तो ये अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग लोग इसका क्रियान्वयन करते हैं। और एक क्वेश्चन आपका था, ये भी आपका पीवाईक्यू ही था, कौन-सा? ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन-सी योजना चलाई गई? तो कल हमने आपको बताया था बालिका, बट आप ये देखिए कि ये बालिका के लिए है। यहाँ हमारी बात किसकी हो रही है? तो ये आपका गलत हो जाएगा। ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि के लिए कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना चलाई गई थी, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी। और ये योजना आपके 2006 से 7 के बीच में चलाई गई थी, ठीक? तो इसे थोड़ा-सा इन दोनों को आप करेक्ट करिएगा, वैसे राइट आंसर मैंने पिन कर दिया है, बट फिर भी आप इन दोनों को करेक्ट करिएगा, ठीक? चलिए, तो ये थे हमारे आज के पूरे 50 क्वेश्चन। कल के 2 क्वेश्चन हमारे गलत हुए थे, हमने उनको सही किया है। अब कल हमने आपको पहले ही शेड्यूल बता दिया था कि हम कल क्या करने वाले हैं। कल हम सबसे पहले देखेंगे हमें होम मैनेजमेंट में क्या-क्या पढ़ना है और यकीन मानिए अगर आप इंट्रो क्लास लेते हैं तो 50 क्वेश्चन तो आपके मिनिमम 50 बता रहे हैं हम, मिनिमम 50 क्वेश्चन आप उसी क्लास से उठा लेते हैं। ठीक है ना? तो कल हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले होम मैनेजमेंट का। वैसे अभी टाइम आपका फिक्स नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा एक क्लास आपकी 3 पीएम पर ही होगी, इंट्रो क्लास। उसके बाद हम थोड़ा-सा देखेंगे 5 पीएम या 6 पीएम जो भी जैसे भी टाइम मिलेगा, आपको एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर करवाएँगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक दिन इंट्रो करें, फिर दूसरे दिन प्रैक्टिस करें। हमें अपनी प्रैक्टिस की रफ्तार को थोड़ा-सा बढ़ाना है क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं है। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि कल आप इंट्रो क्लास ज़रूर लेंगे, थ्योरी की क्लासेस आप ले भी रहे होंगे। ठीक? चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा
ताकि कभी भी टाइम ऊपर-नीचे हो तो नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए, ठीक? बाकी जो भी क्वेश्चन आपसे बीच-बीच में पूछे गए हैं, उनका आंसर ज़रूर दीजिएगा और उम्मीद कर रहे हैं कि आप कोई न कोई प्रैक्टिस सेट लेकर ज़रूर लगा रहे होंगे। आपने प्रैक्टिस सेट के लिए पूछा था, तो प्रैक्टिस सेट कोई ऐसी है नहीं जो कि जिसमें कुछ गलत ना हो, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो कभी ऊपर-नीचे आंसर हो ही जाता है। बट आप देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट कोई ना कोई ले लेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता है, आपने थ्योरी पढ़ रखी है, तो जो भी क्वेश्चन उसमें गलत दिए होंगे वो आप अपने आप ये देख सकते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है ना? तो कोई न कोई प्रैक्टिस सेट ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट अपने हाथ से लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक? चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, रिवीज़न ज़रूर करिए। ठीक? चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।